अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं टू वेरिएबल्स में, उनको हम ऐसे लिखते हैं a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, बीच में प्लस का साइन होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन होती है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके इनफाइनाइट मैनी यानी कि अनलिमिटेड सोल्यूशंस होते हैं। लेकिन अब सोल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हमें दो इक्वेशंस लेनी पड़ती हैं। जब हम दो इक्वेशंस को लेते हैं तो हम उसके सोल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी x और y के कोफिशिएंट्स पर डिपेंड करता है। अब x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट्स उन पे डिपेंड करता है कि एक जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है उसका सॉल्यूशन यूनिक है, उसके सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, या फिर उसका नो सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन नहीं है। डायरेक्टली हम लिखेंगे कि इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये डिपेंड करता है उसके कोफिशिएंट्स पर, यानी x के कोफिशिएंट्स पर, y के कोफिशिएंट्स पर, और जो कांस्टेंट टर्म यानी कि c1 और c2 दोनों इक्वेशंस में होती है उस पर डिपेंड करता है। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब ये हमने पढ़ा था कि जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल ना हो, यानी कि जो x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में और x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में उनको डिवाइड करें, फिर y का कोफिशिएंट फर्स्ट और y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में उसको डिवाइड करें, तो जो दोनों केसेस में जो वैल्यूज आएंगी अगर वो वैल्यूज इक्वल नहीं है तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा जब तीनों इक्वल हो, यानी कि x के कोफिशिएंट्स दोनों इक्वेशन में उनको डिवाइड करो, y के कोफिशिएंट्स दोनों इक्वेशन में उनको डिवाइड करो, और फिर कांस्टेंट टर्म्स जो हैं उनको डिवाइड करो। और जब इनको डिवाइड करके जो जो वैल्यूज तीनों केसेस में आएंगी वो आपस में इक्वल अगर हो जाए, सभी के सभी इक्वल हो जाए, तो तब जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस निकलेंगे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स हैं इनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो उसका नो सोल्यूशन कब होगा? जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल तो हो। यहां तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि a1 अपान a2 b1 अपान b2 तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के केसेस में भी होता है, लेकिन a1 अपान a2 b1 अपान b2 को इक्वल हो लेकिन c1 अपान c2 के इक्वल ये दोनों ना हो, तो तब क्या होता है? तब जो सोल्यूशन होगा उसका नो सोल्यूशन आएगा। इन लीनियर इक्वेशंस के पेयर का जो सोल्यूशन है नो सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होंगे। इनका आपको अच्छे से समझ आ गई। अब हमें पता चल गया कि a1 क्या होता है, a2 क्या होता है, b1 b2 क्या होता है, c1 c2 क्या होता है, x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 हैज अ यूनिक सोल्यूशन। अब क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वैल्यू हमें निकालनी है k की, जिसके लिए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया हमें, यानी कि kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 1, उसका यूनिक सोल्यूशन है। अब यहाँ पे आप खुद देख लीजिए कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है हमारे पास kx प्लस 2y प्लस 5, ये वाली इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों इक्वेशंस में आप देखेंगे कि a1 की वैल्यू क्या होती है। देखिए a1 जो होगा वो है यहाँ पे k, a2 क्या होगा, a2 की वैल्यू होगी 3, क्योंकि x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में और x का इक्वेशन और x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में दोनों को हमने देखा, एक a1 है एक a2 है। और b1 क्या होगा, b1 होगा हमारे पास 2 और b2 क्या होगा, b2 है हमारे पास 1, क्योंकि y का कोफिशिएंट या सेकंड इक्वेशन में यानी कि यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1y हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया b1 अपान b2। लेकिन सबसे पहले एक चीज आप याद रखेंगे, हाँ इस चीज को आप याद रखिए कि जब भी ऐसे लिखा जाए कि 3x मान लो प्लस 2y इज इक्वल टू 1, सबसे पहले इसको एक उस लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लाइए, यानी कि इसकी राइट साइड पे 0 होना चाहिए। तो कैसे होगा, ये 3x लिख देंगे प्लस 2y माइनस का 1 हो जाएगा, ये क्योंकि इक्वल टू के राइट साइड पे था, इसको हमने लेफ्ट साइड में लाया, साइन इसका चेंज हो गया, तो उधर क्या बचा हमारे पास राइट साइड में, उधर तो 0 है। अब ये बना हमारे पास लीनियर इक्वेशन की फॉर्म। तो यहां से हमें पता चलेगा कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 b2 क्या होता है, c1 c2 क्या होता है। हालांकि यहाँ पे तो एक इक्वेशन लिखी मैंने, दूसरी इक्वेशन से b2 a2 c2 ये सब आएगा, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए था कि जब भी ये राइट साइड पे हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशंस थी ना वो हमने देखी कि इसमें राइट साइड पे है, जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड पे है, जो अभी हमने इस इक्वेशन को देखा। तो जब हम इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये इक्वेशंस क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी kx प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0।
और दूसरी इक्वेशन बनेगी 3x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड से मैंने लेफ्ट साइड लाया और राइट साइड पे सिर्फ 0 ही बचा। अब यहां से हम देख सकते हैं a1 k है, a2 3 है, b1 2 है और b2 1 के इक्वल है। इसी तरह से c1 किसके इक्वल होगा? c1 बताइए जरा, c1 देखिए, c1 होगा -5 के इक्वल और c2 -1 के इक्वल होगा। अब हमारे पास यहां पे सारी वैल्यूज आ गई, a1 a2 b1 b2 c1 c2 हो गया। लेकिन यहां पे पूछा था कि k की वैल्यू तब आप फाइंड करिए, ये देखो यहां पे लिखा है कि k की वैल्यू फाइंड करिए जब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में क्या यूनिक सोल्यूशन हो। सबसे पहले लिखा है कि उसका यूनिक सोल्यूशन हो, तो हमें पता है कि यूनिक सोल्यूशन कब होता है? यूनिक सोल्यूशन तब होता है जब a1 अपान a2 जो है वो b1 अपान b2 के इक्वल ना हो, यानी a1 अपान a2 क्या? a1 अपान a2 यानी कि k अपान 3, क्योंकि a1 k है, a2 3 है, a1 अपान a2 नहीं होना चाहिए। b1 अपान b2, b1 है 2 अपान b2 है 1, ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में ये हमने किया k अपान 3 इज नॉट इक्वल टू 2 अपान 1, तो ये फर्स्ट पार्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां पे इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k को 1 से मल्टीप्लाई किया तो k आया, इज नॉट इक्वल टू 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है। फर्स्ट पार्ट से हमें क्या निकल के आया? फर्स्ट पार्ट से हमने निकाला कि k इज नॉट इक्वल टू 6, k 6 के इक्वल नहीं है। अब सेकेंड पार्ट इसका क्या है? और सेकेंड पार्ट इसका आप देखेंगे तो इसमें पूछा है नो सोल्यूशन। अगर नो सोल्यूशन पूछा जाए तो तब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तब वैल्यूज किसके इक्वल होंगी? हमें पता है कि नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 अपान a2 जो होता है वो b1 अपान b2 के इक्वल होता है, लेकिन c1 अपान c2 के इक्वल नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए फाइंड आउट करेंगे a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल होता है, लेकिन c1 अपान c2 के इक्वल नहीं होता। तो चलिए उसे फाइंड करते हैं। जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल हुआ तो तब क्या होगा कि जो k है k अपान 3 वो 2 अपान 1 के इक्वल हो जाएगा। सबसे पहली कंडीशन तो ये है। और किसके इक्वल नहीं होगा? ये c1 अपान c2 के इक्वल नहीं होगा। तो c1 क्या है? -5, c2 क्या है? -1, इसके इक्वल नहीं होगा, तो वो तो ऑब्वियसली नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट में हमें कुछ मिलेगा, हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 के साथ करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k को 1 के साथ किया तो वैल्यू आ गई k इक्वल टू, जब 2 को 3 के साथ किया तो आंसर आ गया 6, यानी कि k की वैल्यू 6 आ गई। फर्स्ट केस पे जहां पे हमारे पास k की वैल्यू 6 नहीं थी, लेकिन सेकंड इक्वेशन में जहां पर हमने k की वैल्यू फाइंड की, जब हमें कहा गया कि इसका नो सोल्यूशन है, तब k की वैल्यू जो फाइंड की है वो आ गई 6। वहां पे हमें एक k की वैल्यू 6 मिल गई। तो इसका मतलब कि यहां पे ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, k नॉट इक्वल टू 6 एंड k इज इक्वल टू 6, ये पार्ट हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो यहां पे हम देखेंगे इसको, a पार्ट k नॉट इक्वल टू 6 एंड k इज इक्वल टू 6, ये दोनों पार्ट्स को मिला के हमारे पास यही सोल्यूशन आया, k इज इक्वल टू 6 एंड k इज नॉट इक्वल टू 6। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे जब भी हमें पूछे जाए कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो 2 वेरिएबल्स में हमने ली होती हैं उसका यूनिक सोल्यूशन है, उसका नो सोल्यूशन है, या फिर उसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस हैं। तो ऐसा जब भी पूछा जाए तो तब हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये आपने देख लिया। a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2, इन सब पे डिपेंड करता है वो, क्योंकि a1 अपान a2 होता है कोफिशिएंट्स फर्स्ट इक्वेशन में x का, b1 अपान b2 होता है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में y के कोफिशिएंट्स, और c1 अपान c2 जो होती हैं वो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। इस तरह से हम उनको देखते हैं कि यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं। देखो, हमने जो पढ़ा था ना, ये ग्राफिकल मेथड था। हमने ग्राफिकल मेथड में भी समझा कि जब स्ट्रेट लाइंस बनती हैं, जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ उस पर भी डिपेंड करता है। अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है उनका, तो कंसिस्टेंट जब होता था, हमने पढ़ा था कि लीनियर पेयर का जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर है वो कंसिस्टेंट होगा, तो उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक आया था, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों लाइंस जब एक पॉइंट पे काट रही थी तो तब हमारे पास जो सोल्यूशन था उसका था यूनिक सोल्यूशन। नो सोल्यूशन तब था जब उसमें क्या हुआ कि लीनियर जो इक्वेशन का पेयर हमने लिखा उसमें लाइंस जो हैं वो पैरेलल थी, और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन तब निकले जब क्या था कि वो कोइंसाइड कर रही थी।
जब दोनों लाइंस जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में बनाई हमने, तो वो दोनों कोइंसाइड कर रही थी, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही थी, तो तब उसके सॉल्यूशंस जो थे वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन यानी अनलिमिटेड सॉल्यूशन निकल रहे थे। हमने कल पढ़ा था कि एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक ग्राफिकल मेथड होता है और दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। अब ये अलजेब्रिक मेथड कौन सा है? देखिए, अलजेब्रिक मेथड में हम 3 तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है अलजेब्रिक में, वो होता है सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। सेकंड जो होता है वो होता है इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड। और जो थर्ड होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि एक वैल्यू को निकालेंगे, एक यानी कि हमारे पास 2 इक्वेशंस होती हैं, तो एक इक्वेशन से वैल्यू को निकालो, यानी क्योंकि वेरिएबल हमारे पास 2 हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालो और दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू उसी वेरिएबल की डाल दो और दूसरा जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करो कि दूसरे की वैल्यू निकाली, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनी जहां से हमने उस पहले वाली इक्वेशन की वैल्यू निकाली थी उसमें उसको डाल दो। तो दोनों इक्वेशन का यूज करके हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल दी, तो वही तो सोल्यूशन निकल रहा है उसका। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। इलिमिनेशन में क्या होता है? इलिमिनेशन में देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी हमने बात की, तो a1 अपान a2 ये तो सोल्यूशन निकालने के लिए होता है। और जब a1 और a2 को आप अलग अलग से देखो, तो जो a1 है a2 के इक्वल कर दो, यानी कैसे? या तो कुछ मल्टीप्लाई कर दो फिर उसको सब्ट्रैक्ट करो, या मल्टीप्लाई कर दो किसी नंबर के साथ ताकि वो सेम हो जाए और फिर उसको माइनस करने पर वो कट जाए और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। फिर दूसरे को सेम कर दो, अगर एक प्लस और माइनस में है, दोनों सेम है, तो आप उसको ऐड कर दो, तो वो एक वैल्यू नेक्स्ट वाली कैंसिल हो जाएगी और दूसरे की वैल्यू, यानी कहने का मतलब ये हो गया इलिमिनेशन में एक वैल्यू को इलिमिनेट करते हैं, एक को माइनस करके कट कर दो, वो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरे को 0 करो और पहले वाले की वैल्यू ये, लेकिन ये करना कैसे? सबसे पहले उन कोफिशिएंट्स को सेम करना पड़ता है, या x के कोफिशिएंट्स को सेम करो, अगर y की वैल्यू निकालनी है y के कोफिशिएंट्स को सेम करो तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, इस तरह से एलिमिनेशन मेथड काम करता है। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंपली क्या करना होता है, ये बड़ा आसान मेथड है और इसमें आपको क्या करना होता है कि x जो कि कोफिशिएंट, जिसका कोफिशिएंट होता है a1 है ना फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में इसका कोफिशिएंट a2 होता है, तो ये x एक वेरिएबल हो गया, x डिवाइडेड बाय, अब y के कोफिशिएंट्स को आप लेते हो, यानी कि y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे आएगा और y का जो कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में होता है वो यहाँ पे, उसके बाद कांस्टेंट टर्म यहाँ पे और कांस्टेंट टर्म जो दूसरी इक्वेशन वाली है वो यहाँ पे आ जाएगी, इज इक्वल टू y अपान, अब y वाले कोफिशिएंट्स को हम छोड़ देंगे, हम x के कोफिशिएंट्स को लेंगे, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या, x का कोफिशिएंट जो a1 होता है यहाँ पे आएगा, क्योंकि आप y को ले रहे हो, और b1 और b2 इसके कोफिशिएंट्स होंगे, उसको हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ a1 a2 और c1 c2 को लेंगे, यहाँ पे c2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 1 अपान, अब कांस्टेंट टर्म को छोड़ दो, कांस्टेंट टर्म को छोड़ा तो हमारे पास x और y के कोफिशिएंट बच जाएंगे, x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में a1, x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में a2, y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में b1, y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में b2, और इस तरह से जब इसको हम इक्वेट करके सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू आ जाएगी, यही तो हमें निकालनी होती है, ऐसे ही सोल्यूशन निकलते हैं। और तीनों केसेस में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ये जरूरी नहीं कि x और y की ही वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये वेरिएबल है यहाँ पे, इसलिए हमने ये कहा। हालांकि इसमें कुछ और भी हो सकते हैं, y t s x, कुछ भी किसी और वेरिएबल की भी वैल्यू निकालनी हमें हो सकती है, कहीं पे कोई कांस्टेंट दिया होगा, कोई कोफिशिएंट किसी का दे दें, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो इस तरह से ये मेथड्स काम करते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड ये होता है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड में हमें 3 किस्म से सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं हम, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एक होता है इलिमिनेशन मेथड से, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अलग अलग से इसको क्वेश्चन हम डिफरेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके। अलग अलग मेथड्स, 3 मेथड्स ही हैं हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड और तीसरा कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आप यहाँ पे देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
आइए डिस्कस करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मान लीजिए कि एक आपके पास इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। हम इसको लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है हमें, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हमें दोनों दी हुई हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और किस तरह से x और y दोनों की वैल्यूज निकाली जाती हैं। सब्स्टिट्यूशन से सीधा मतलब पता चलता है कि सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू को निकालना और उसको दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। तो यहाँ देखिए, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को लूँ, उससे वैल्यू एक निकाल लें, यानी कि या तो x निकाल लें या फिर y की वैल्यू निकाल लें। मान लीजिए हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन से x किसके इक्वल होगा, x होगा 4 ये माइनस का y, वहां पे जब हम उसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस का y हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 ले लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू है, तो इसको फर्स्ट में पुट करो, फर्स्ट पे है क्या, x प्लस वाई। अब x की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन में x नहीं लिखेंगे, बल्कि x की तो वैल्यू आ गई ना हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x है हमारे पास इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। थर्ड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, यूज थर्ड इन फर्स्ट, थर्ड को फर्स्ट इक्वेशन में यूज करो, तो क्या हो जाएगा, यहां पे वैल्यू आएगी हमारे पास x की जगह 4 प्लस वाई, और प्लस वाई ऑलरेडी है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में, इज इक्वल टू 14। बस ये सारी टर्म्स जो है वो y की टर्म्स में है, ये पूरी इक्वेशन ही y की टर्म्स में, तो y तो निकल जाएगा ना। तो यहां पे लिखेंगे हम 4 प्लस y क्या होता है 2y, 1y प्लस 1y 2y इज इक्वल टू 14। और यहां से क्या होगा कि 4 प्लस 2y है, तो हमें तो y की वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं और तो बाकी सब कुछ राइट साइड में ले जाते हैं। तो 14 प्लस का 4 इधर आके राइट साइड पे आके लेफ्ट से माइनस का 4 हो गया। अब इसी को आगे सिंप्लीफाई करते हुए हम सॉल्व करेंगे इसको। ये देखिए 14 में से 4 माइनस करो तो आ जाता है 10, तो 2y इज इक्वल टू 10 आ गया, लेकिन हमें तो y की वैल्यू चाहिए ना। तो y 2 और y के बीच में मल्टीप्लाइकेशन का साइन है, तो जब ये राइट साइड को जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2, और 10 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर आता है 5। इसलिए y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। बस यहां पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 5। अब इसी y5 को आप x में डाल दीजिए, यूज y इक्वल टू 5 इन 3, इक्वेशन नंबर 3 में इसका यूज करिए। इक्वेशन नंबर 3 है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, 4 प्लस y तो 5 निकला अभी। बस x इज इक्वल टू 5 प्लस 4 कितना होता है 9, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया। y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 9, ये वैल्यू आ गई हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 9 आ गया हमारे पास। ओके, अब ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। आइए इसी को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को लेंगे ताकि हम आसानी से सॉल्व कर पाए। एक ही क्वेश्चन होगा तो अलग अलग मेथड से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है ना, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये है हमारे पास एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे देख रहे हैं कि y एक तो फर्स्ट इक्वेशन में प्लस वाला साइन है इसके साथ, दूसरे वाला y यानी कि जो सेकंड इक्वेशन में y है उसके साथ माइनस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम इसको ऐड करेंगे हम क्या लिखेंगे, एडिंग बोथ द इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, x के साथ x ऐड होगा तो बन जाएगा 2x। और यहां पे देखिए y माइनस वाई क्या 0, y तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 14 प्लस 4 कितना हो गया, 14 प्लस 4 होता है 18। ओके, तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। x किसके इक्वल हो गया, 18 डिवाइडेड बाई 2, तो 18 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 9, तो x की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई, यही तो थी x की वैल्यू 9, अभी हमने निकाला ना। तो ये हमने निकाल लिया इसको एलिमिनेशन मेथड से। अब एलिमिनेशन मेथड की समझ आई, ये है एलिमिनेशन मेथड।
बहुत आसान मेथड है। इलिमिनेशन मेथड आ गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या, सब्स्टिट्यूट करके दूसरे में वैल्यू डाल दो। इलिमिनेशन में क्या, इलिमिनेशन में तो सिंपली आप इसको प्लस या माइनस करोगे। ये तो एक्स की वैल्यू आई, वाई की भी निकालते हैं, वाई में इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और क्या, मान लो सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो एक्स में से एक्स माइनस किया तो क्या बचा, कुछ नहीं, वो तो जीरो हो गया। देखिए यहाँ पे ये चीज हो रही है, वाई माइनस माइनस वाई, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड इक्वेशन में माइनस वाई है, तो माइनस तो हम कर रहे हैं, एक वो माइनस एक दूसरा माइनस, यानी कि दो माइनस हो गया हमारे पास, वाई माइनस वाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा वाई माइनस और माइनस होता है प्लस और वाई प्लस वाई क्या होता है, ये तो 2y होता है ना। तो इसलिए यहां पे हम लिखेंगे प्लस का 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो 14 माइनस 4 होता है 10, इसलिए y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 5 ही तो होता है। y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो क्या निकाला था हमने, y इज इक्वल टू 5 ही तो निकाला था। इसी तरह से चाहे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करें चाहे एलिमिनेशन का करें, आंसर सेम ही आएगा। तो अब बचा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको पता है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 उसका यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। और हमें पता है कि x अपान क्या होता है, y अपान क्या लिखते हैं और 1 अपान क्या लिखते हैं, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। अब इन इक्वेशन से हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन थी। अब इन इक्वेशंस को देख के आप ये बता सकते हैं कि यहां पे a1 क्या होगा, यहां पे a2 क्या होगा, b1 क्या होगा, b2 क्या होगा और c1 क्या होगा, c2 क्या होगा। a1 क्या है, a1 तो 1 है, a2 क्या है, a2 भी 1 है, b1 1 के इक्वल, b2 माइनस 1 के इक्वल, क्योंकि b2 सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट देखो b2 तो होता है और वो -1 है। और यहां पे आप c1 और c2 बताइए जरा, c1 और c2 क्या होगा, c1 और c2 क्या होगा, c1 माइनस 14, क्यों, क्योंकि ये तो राइट साइड है ना, हमने कहा था कि राइट साइड पे 0 होना चाहिए। जब इसको आप लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो प्लस का 14 माइनस का 14 हो जाएगा और प्लस का 4 माइनस का 4 सेकंड इक्वेशन में हो जाएगा। इसीलिए c2 की वैल्यू जो है वो 4 नहीं बल्कि -4 होगी। आपके पास सभी वैल्यूज आ गई, a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब कुछ आ गया। तो बस इसका सिंपली सॉल्व करो इसको। आपको पता है कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, कि x डिवाइडेड बाय, अब यहां पे जो चीज हम लिखते हैं ना वो जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे हम क्या लिखते हैं कि ये x वाला ले रहे ना, यहां इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखना, अच्छे से समझ लीजिए इसको कि x की वैल्यू निकाल, x अपान जब लिखोगे ना तो इसको भूल जाना, इसके कोफिशिएंट्स की हम बात नहीं कर रहे। यहां पे लिखेंगे हम y का फर्स्ट इक्वेशन से कोफिशिएंट और y का सेकंड इक्वेशन से कोफिशिएंट। तो फर्स्ट इक्वेशन से y का कोफिशिएंट क्या होगा, यहां पे इसको देखिए, y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा, वो होगा 1। y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन से क्या होगा, वो होगा -1। फिर उसके बाद जो यहां पे कांस्टेंट टर्म, क्योंकि वही बचा ना हमारे पास, क्या बचा, x का कोफिशिएंट, y का x तो चला गया, अब y और y बचा, क्योंकि x की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं ना। तो y और कांस्टेंट टर्म, अब यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है, c1 और c2, c1 क्या है -14, c2 क्या है -4, -14 और 4 आ जाएगा यहाँ पे, -14 और 4, -14 और ये जो 4 है ये भी माइनस का आ जाएगा, क्योंकि c1 और c2 दोनों माइनस में है, इज इक्वल टू y अपान, अब y वाले कोफिशिएंट्स को हम नहीं लेंगे, हम x और कांस्टेंट वालों को लेंगे। तो y में आप जो y वाले कोफिशिएंट्स हैं यानी कि b1 और b2 उनको नहीं लिखेंगे, उनको छोड़ देंगे और आएगा क्या, आएगा c1 c2 और a1 a2, c1 c2 यानी कि -14 और -4, a1 a2 यानी कि 1 और 1 ही है a1 और a2, इज इक्वल टू 1 अपान हम लिखते हैं यानी कि कांस्टेंट टर्म अपान। अब हम देखेंगे a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू। तो a1 और a1 हमें पता है 1 है, a2 1 है, b1 और b1 1 है और b2 -1 है। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे सॉल्व ऐसे करना है कि x डिवाइडेड बाई यहां पे इसको करना होता है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई,
ओके लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए याद रखना कि बीच में हमें माइनस लिखना होता है। इसमें जब आप सॉल्व करते हो बीच में माइनस लिखोगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आ जाएगा। माइनस जो हमें लिखना पड़ता है -14 और -1 करोगे तो -14 नहीं बल्कि प्लस का 14 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 14 आ जाएगा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई -14 को 1 से करोगे तो -14 -4 1 सा -4। याद रखिए ये जो माइनस है ये हमने लिखा और ये जो माइनस है ये तो ऑलरेडी उसके साथ था -4 के साथ। ओके तो ऐसे ही 1 अपान 1 को 1 के साथ करोगे तो -1 आएगा, -1 को 1 के साथ करोगे तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। ओके अब क्या करना है कि आप सिंपली x और y दोनों की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए क्या, x डिवाइडेड बाई -4 -14 -18 होता है इज इक्वल टू y अपान -14 माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 -14 प्लस 4 -14 प्लस 4 ये होगा -10। क्यों, 14 में से 4, क्योंकि माइनस किसके साथ है, 14 के साथ। इसका मतलब 14 को माइनस कर रहे हैं 4 से और आंसर कितना आएगा -10 इज इक्वल टू 1 अपान -1 और -1 कितना हो गया -2। ओके बस अब यहां से अगर आपको निकालनी है x की वैल्यू तो आप उसके लिए क्या करोगे, लिखोगे x अपान -18 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म वाला यानी कि 1 अपान -2। y की वैल्यू निकालनी है तो वो आएगा y अपान -10 इज इक्वल टू 1 अपान -2। तो यहां सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, उधर से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो यहां इंप्लाइज करेंगे x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -2x, क्योंकि 2 के साथ माइनस दिखा, -18 को 1 से करोगे तो -18, और ठीक यहां से भी वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y को 2 के साथ करा -2y इज इक्वल टू -10 को 1 के साथ करो तो -10 आएगा। अब यहां से क्या करना कि x की वैल्यू ही फाइंड करनी है हमें और कुछ नहीं, तो x की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू -18 डिवाइडेड बाई -2। इसी तरह से यहां पे y के लिए क्या करेंगे कि y के लिए -2y की जगह सिर्फ अब y बचेगा और ये -2 जो है वो राइट साइड चला जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करते हुए माइनस माइनस कट, यहां से माइनस माइनस कट हो गया और यहां 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 18 डिवाइडेड बाई 2 होता है 9, यानी कि x की वैल्यू 9 आ गई, यही थी। और y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 होता है 5, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। तो यही था स्टार्टिंग से हमारे पास, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5, तो ये हमने निकाल दिया। इसी तरह से हमने यूज कर दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी, एलिमिनेशन मेथड का भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी। इस तरह से हम फाइंड करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं इसको हमने देखा था। अब उसके बाद अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के पेयर दिए जाएं हमें, तो उसके लिए कहा जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके ये निकालो, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके ये निकालो इसका आंसर, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का निकालो। तीनों केसेस में आंसर सेम आएगा, तीनों केसेस में आंसर सेम आएगा। ओके अगर नहीं पूछा हो, अगर सिंपली कहा है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, हम किसी भी मेथड का जो आपको तीनों में से आसान लगता है उसका यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके सोल्यूशन को आंसर सेम आएगा, उससे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में एक और नया टॉपिक लेकर आपके लिए आऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।